आज हम जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगली यूनिट शुरू करेंगे भैया, अल्कोहल, फिनॉल और ईथर। नाम सुना है? अल्कोहल, फिनॉल और ईथर, ठीक है ना? ये तीनों लगभग ऐसे मान सकते हैं अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर, ठीक है ना? अल्कोहल किसे कहते हैं बच्चों? जिन कार्बनिक यौगिकों में OH समूह उपस्थित होता है, ठीक है ना? उन्हें हम क्या कहते हैं? अल्कोहल। ठीक है? और इनका नाम अगर हम देखें तो इनका नाम अगर IUPAC में बात करें तो IUPAC में इसको लिखते हैं एल्केनॉल। क्या लिखते हैं? एल्केनॉल, जैसे मेथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल। फिनॉल क्या होता है? फिनॉल, इसमें OH समूह बेंजीन वलय से जुड़ता है। किससे? बेंजीन वलय से जुड़ता है। ठीक है? दिस इज फिनॉल। देख रखा है फिनॉल, आपने घर पे यूज करते हो फिनाइल के नाम से, है ना? उसी का डाइल्यूटेड सॉल्यूशन फिनॉल का फिनाइल होता है। बहुत ही ज़्यादा डिसइंफेक्टेंट होता है, ठीक है ना? और इसके अंदर जो है डेजिकेटिंग प्रॉपर्टीज पाई जाती है। आगे चले ना? अब दूसरा जो तीसरा टाइप का कंपाउंड है उसको कहते हैं ईथर। क्या बच्चों? ठीक है ना? इसमें ऑक्सीजन परमाणु की दोनों संयोजकताएं कार्बनिक समूह से जुड़ी होती है। जैसे कार्बनिक समूह को अगर बच्चों हम R कह दें तो जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ROR, ठीक है ना?
जहां पे या इसको R1 R2 अगर कर लें तो देखिए अब इसमें दो केस बनते हैं। अगर R1 और R2 एक समान है, ठीक है ना, तो इसको कहते हैं सिमेट्रिकल ईथर। लेकिन अगर ये दोनों बराबर नहीं है तो इसको कहेंगे एसिमेट्रिकल या असममित ईथर। संरचना की बात करें तो भी तुम में से सभी बच्चे वाटर मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर पता है, जल के अणु की संरचना पता है, अरे पानी का फॉर्मूला पता है, क्या फॉर्मूला होता है? H2O, ठीक है ना। स्ट्रक्चर कैसा होता है? उल्टा V, बेंट V से, बेंट V से, ठीक है ना, इसको बेंट से भी कहा जाता है। अगर संरचना की बात करें तो देखो बच्चों, अब वाटर मॉलिक्यूल की संरचना जब आप बनाते हैं तो कुछ ऐसे होती है ना। यहाँ पे दो लोन पेयर होता है, क्या होता है? दो लोन पेयर। इसमें से अगर हम एक हाइड्रोजन को हटा करके और एक एल्किल ग्रुप जोड़ दें, यानी कोई भी कार्बनिक समूह जोड़े, तो ये बन जाएगा एल्कोहल। क्या बन जाएगा? ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या बनती है? इसी वाटर मॉलिक्यूल में अगर हम एक हाइड्रोजन को हटा करके और इसकी जगह बेंजीन वलय जोड़ दें, बेंजीन रिंग जोड़ दें, तो ये बन जाएगा कुछ इस तरीके से। एंड दिस इज फिनॉल। क्या कहेंगे इसको? फिनॉल कहेंगे। अगर हम इसमें से दोनों हाइड्रोजन को हटा करके इसकी जगह R या बेंजीन रिंग जोड़ दें तो ईथर बन जाए, ठीक है। यानी इसकी संरचना कुछ ऐसे बनेगी, ठीक है ना। या कुछ इस तरीके से, और भी हो सकते हैं, ठीक है ना। दोनों साइड बेंजीन भी हो सकता है। इसमें जो ऑक्सीजन परमाणु है इन तीनों में, ठीक है ना, इन तीनों में ऑक्सीजन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। ऑक्सीजन कैसा है? sp3 हाइब्रिडाइज्ड, ठीक है ना। और दूसरी चीज दोनों पेयर, ऑक्सीजन एटम है।
कर लिया नोट। इसके बाद है एल्कोहल का वर्गीकरण। एल्कोहल का वर्गीकरण, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे एरोमेटिक एंड एलिफेटिक, ठीक है। तो एलिफेटिक में क्या होता है, एलिफेटिक एल्कोहल में कार्बन की खुली श्रृंखला पाई जाती है, कार्बन की ओपन चेन प्रेजेंट होती है। एरोमेटिक में कोई एरोमेटिक भाग जैसे बेंजीन, ठीक है ना, जैसे बेंजीन जुड़ा है, जैसे अब मान लीजिए ये, इसके अलावा और भी एरोमेटिक पार्ट्स होते हैं, ठीक है ना। बट अभी आपके यहाँ मेनली जो ध्यान देना है वो एरोमेटिक, जब भी नाम आए तो आपके माइंड में आना चाहिए बेंजीन। और एरोमेटिक की पहचान क्या होती है बेटा, कोई बच्चा बता सकता है? एक रूल करवाया था आपको, स्टार्टिंग में ही करवाया था हमने, हकल रूल, है ना, कि एरोमेटिक कंपाउंड कैसे होते हैं, साइक्लिक होते हैं, है ना, अल्टरनेट पाई बॉन्ड होता है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है ना, और प्लेनर होते हैं। अगर ये चारों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही तो उस कंपाउंड को एरोमेटिक कहा जाता है, ठीक है ना। तीन चीजें हमने करवाई थी, नॉन एरोमेटिक, एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक, ठीक है ना। नॉन एरोमेटिक ये वाली चीज होती है, जैसे कार्बन की ओपन चेन होगी, ठीक है ना, एलिसाइक्लिक हो गया, नॉन एरोमेटिक। एरोमेटिक में कंडीशन क्या थी, हकल रूल को फॉलो करेंगे, डिश टू डिश फॉलो करेंगे, ठीक है ना। एंटी एरोमेटिक कुछ स्पेशल क्लास है, एंटी एरोमेटिक स्पेशल क्लास ऑफ कंपाउंड है जिनमें हकल के 3 रूल तो फॉलो होते हैं, लेकिन जो चौथा रूल है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स वो फॉलो नहीं होगा, उसकी जगह ओनली 4n इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, जहां n कोई भी संख्या है, 0 1 2 3 एक्सेट्रा, ठीक है। एलिफेटिक एल्कोहल के कुछ प्रकार, ठीक है। एलाइलिक एल्कोहल,
एलाइलिक अल्कोहल। एलाइलिक अल्कोहल वैसे जैसे एलाइलिक हेलो एल्केन का केस था, डबल बॉन्ड से अगला कार्बन एलाइल कार्बन कहलाता है। जो कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा है, दैट इज अटैच्ड टू द पाई बॉन्ड, द नेक्स्ट कार्बन टू दैट कार्बन इज एलाइल। ठीक है, जैसे यहां पे देखिए, अब ये एलाइल है, ये वाला जो कार्बन है दैट इज रिमार्केबल स्टार, इसको हम कहेंगे एलाइल कार्बन। ठीक है ना। अब अगर इस एलाइल कार्बन से कोई वो जुड़ गया, क्या कहते हैं, हेलोजन एटम, तो उसको एलाइल अल्काइल हैलाइड कहेंगे। अगर अल्कोहल OH ग्रुप जुड़ गया तो इसको कहेंगे एलाइल अल्कोहल। क्या कहेंगे? एलाइल। लाइकवाइज बेंजीन अल्कोहल, if OH group is attached to the carbon next to the benzene ring, तो इसको हम बेंजीन अल्कोहल, क्या कहेंगे? बेंजीन अल्कोहल। अब मैं जो बताने जा रहा हूं, ठीक है ना, इसको मुस्कुरा के याद रखिएगा, कभी भूलिएगा नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है ना। और ये आपको बार बार तंग करेगी, कई रिएक्शंस में आपको परेशान करेगी। तो मैं आपको दो सिचुएशन बता रहा हूं जो एबनॉर्मल सिचुएशन है, उनसे बचिएगा। OH ग्रुप की कुछ एबनॉर्मल सिचुएशंस हैं, जिनमें दो सिचुएशन मैं आपको अभी यहां एक्सप्लेन करूंगा। बच्चों उनको जो है याद रखिएगा, और कहीं पे अगर वैसा मिल जाए तो समझ लीजिए कि आपका प्रोडक्ट, आपका कंपाउंड, आपके द्वारा जो स्ट्रक्चर बनाया गया है वो गलत है, उसमें सुधार की जरूरत है। तो वो दो सिचुएशन क्या है? टू एबनॉर्मल कंडीशन। पहली कंडीशन है, एक ही कार्बन से एक से अधिक OH समूह का जुड़ना। ये पहली एबनॉर्मल कंडीशन, ठीक है ना। होता क्या है, अभी लिखने की बजाय समझने की कोशिश करें, ठीक है। मैं 2 मिनट एक्स्ट्रा दे दूंगा, कोई बात। ये सिचुएशन, एक ही कार्बन से कितने OH जुड़ गए? 2। अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो तुरंत ही इसका डिहाइड्रेशन हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चों? क्या निकल गया? ये H2O, क्या निकल जाएगा? H2। और ये वाला जो बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड यहां ट्रांसफर हो जाएगा। कौन सा ग्रुप बन गया ये? कार्बोनिल। क्या बन गया? कार्बोनिल। कार्बोनिल में एल्डिहाइड और कीटोन हो सकते हैं, ठीक है ना। ये अगले चैप्टर की बात है। लेकिन क्या याद रखना है, एक कार्बन से 2 OH ग्रुप नहीं जुड़ सकते। अगर कहीं ऐसा होता है, एक जगह होता है क्लोरल हाइड्रेट को छोड़ करके, तो वहां जो है कुछ हाइड्रोजन बॉन्डिंग वगैरह का पंगा होता है, ठीक है ना। बाकी जगहों पे अगर कहीं पे एक कार्बन से एक से ज्यादा OH ग्रुप जुड़े
तो सोचना होगा, ठीक है ना, उसकी स्टेबिलिटी देखनी पड़ेगी। नॉर्मल आपके लेवल पे स्टेबिलिटी इतनी नहीं हो पाती कि वो दोनों स्टेबलाइज हो जाए, उनमें से H2O निकल जाता है, दैट इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन। इसको क्या कहते हैं हम? डिहाइड्रेशन। What happens if more than 2 or you can say 3 OH group is present? अगर 3 OH group present हो तो क्या होगा? For example, यहां भी वही होगा। क्या होगा? ये H2O साथ बाहर चले जाएंगे, पानी बन के निकल गया, ठीक है ना। The bond will shifted to this oxygen and the compound will take place. The structure of कौन सा समूह बन गया ये? COOH, एसिड समूह। तो ये पहली एब्नॉर्मल कंडीशन जो आपके सामने आ सकती है। आप नोट करो बेटा इसको, थोड़ा जल्दी कीजिएगा ना। अच्छा, ऐसा होता क्यों है? दो OH क्यों नहीं रह जाते? इसके पीछे रीजन क्या है बच्चों? कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड बनता है, डबल बॉन्ड, ठीक है ना, उसकी स्टेबिलिटी कार्बन और OH बॉन्ड से बहुत ज्यादा होती है, ठीक है ना। तो ये कंपाउंड अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए, सर इसको हम पढ़ेंगे जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप एनर्जी प्रोफाइल ऑफ रिएक्शंस पढ़ते हैं, तो वहाँ एनर्जी प्रोफाइल देखते हैं, उनकी एनर्जी कितना डीप हो रही है, कितना राइज हो रही है, ठीक है ना, उस हिसाब से। अच्छा, आप लोग अपनी एनर्जी हाई रखना चाहते हैं या लो? हाई ना, ये अपनी एनर्जी लो रखना चाहिए। जिसके पास जितनी कम एनर्जी होगी उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी, उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा। आपकी एनर्जी देखिए, जब आप जब जमीन पर बैठे हैं तो आपके पास एनर्जी कितनी होती है? पोटेंशियल एनर्जी 0। और अगर मैं आपको पंखे से लटका दूं तो कुछ हाइट बढ़ेगी ना, तो mgh लगा दो, mgh लगाओगे तो इसका मतलब एनर्जी बढ़ गई। अब आप ये बताओ कि आप यहाँ ज्यादा स्टेबल थे या पंखे से लटक गए तो? हाँ, तो एनर्जी जितनी कम होगी स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। समझ में आ गया ना? तो हर एक चीज अपनी एनर्जी को क्या रखना चाहती है? लोएस्ट रखना चाहती है, ताकि इसकी स्टेबिलिटी हाईएस्ट रहे। आगे चलें? ओके, दूसरी जो नॉर्मल कंडीशन है वो किसी द्विबंध वाले कार्बन से OH समूह जुड़ने पर टॉटोमेराइज होगा। अब टॉटोमेराइज क्या है ये सुनिए। इसमें वो अभी आप इतना यानी, वैसे तो टॉटोमेरिज्म पूरी एक बहुत बड़ी आइसोमेरिज्म है, ठीक है ना, उसको हम पढ़ते हैं तो ये लगा लो उसमें 3-4 लेक्चर लगेंगे पूरे। बट यहाँ पे आप इतना समझिए कि इसमें माइग्रेशन ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम फर्स्ट एटम टू थर्ड एटम, 1,3 या 1,5
ट्रांसफर ऑफ हाइड्रोजन, ऐसा कुछ मान लो, ठीक है ना। पहले एटम से तीसरे एटम पे या पहले एटम से पांचवें एटम पे, आपके यहाँ ये भी नहीं मिलेगा, ठीक है ना। मेनली आपको क्या क्या याद रखना है,